हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि सभी कुशल मंगल होंगे। और दोस्तों, तो आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारी वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे भूगोल पार्ट के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है। पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है तो दोस्तों वह होता है आपके मानवीय क्रियाकलापों का। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों का पृथ्वी के पर्यावरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वायु प्रदूषण का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि आप क्वेश्चन के आंसर पर बहुत गहराई से ध्यान दें और उसे पढ़ें और समझें जब आंसर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले, फसलें बर्बाद नहीं हों, उद्योगों को पर्याप्त स्वच्छ हवा प्राप्त हो। तो क्या दोस्तों बताइए, फसलें बर्बाद नहीं हो इसके लिए वायु प्रदूषण का नियंत्रण जरूरी है। उद्योगों को पर्याप्त स्वच्छ हवा प्राप्त होनी चाहिए कि हमें होनी चाहिए? तो इसलिए हमें होनी चाहिए ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा सटीक आंसर आपका कहाँ जा रहा है? तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, हमें श्वसन के लिए क्या होनी चाहिए? स्वच्छ वायु मिले। ठीक है, तो सबसे सुनिश्चित महत्वपूर्ण कारक क्या है कि हमें जीने के लिए, अर्थात जब हम सांस के लिए स्वच्छ वायु ही नहीं मिलेगी तो हम जीएंगे कैसे? तो इसलिए हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो आपकी इसमें परत के मैटर में क्वेश्चन को उठाया है, परतों से संबंधित है। तो वायुमंडल की परत हैं जो आपको बता देती हूँ कि क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद आती है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल, ओजोन मंडल के बाद आती है आपकी आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल जो सबसे ऊपरी परत है। और वायुमंडल, क्वेश्चन पूछा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत आपको क्षोभ मंडल करना है। और क्षोभ मंडल एक ऐसी परत है जिसमें सारी मौसम संबंधी जो घटनाएं घटित होती हैं, हमारी मौसमी घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे वर्षा, बादल, ठीक है, तूफान आदि, ये जो घटनाएं घटित होती हैं ये हमारी किस परत में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप फर्स्ट नंबर पर आता है और हमेशा सेकंड नंबर पर ही आएगा, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से हो, जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल फर्स्ट नंबर है और जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल सेकंड नंबर है। ठीक है, ये दोनों ही महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अपना पहला और दूसरा स्थान लिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है, तो आपकी अरावली कहाँ की चोटी है? अरावली पर्वतमाला कहाँ से गुजरती है? तो आपके राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से गुजरती है। तो राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर। तो गुरु शिखर से दूसरे नंबर की चोटी है आपकी शेरगढ़। ठीक है, दूसरे नंबर की चोटी है आपकी शेरगढ़। ठीक है, गुरु शिखर से दूसरे नंबर की चोटी है आपकी शेरगढ़। ठीक है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर क्या होगा? आपका शेर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है आपका पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभों के कारण उत्तरी भारत में शीतकालीन अर्थात शीतकालीन वर्षा का कारण होता है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में भारत में कौन सा मानसून है जो सर्वाधिक वर्षा कराता है? तो सर्वाधिक वर्षा कराने वाला मानसून कौन सा है आपका भारत में?
तो आपका यह है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कराने वाला मानसून कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके ज्वारीय वनों में। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के तट को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, और वहीं पर ये सुंदरी वृक्ष की जो है बहुतायत मात्रा में पाई जाती है सुंदरी वृक्ष। ठीक है, और ये ज्वारी वन की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो ज्वारी वनों में सुंदरी वृक्ष की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यू आकार की घाटी निर्मित होती है। इसमें घाटी के मैटर में पूछा है, हवाओं के द्वारा, नदियों के द्वारा जो आपकी घाटियाँ निर्मित होती हैं, तो इसमें यू आकार की घाटी किससे निर्मित होती है? तो आपकी यू आकार की घाटी हिमानी के द्वारा। ठीक है, हिमस्खलन जब होता है तो हिमानी यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, हिमानी के द्वारा यू आकार की घाटी निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परतों के मैटर में क्वेश्चन को उठाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परतें किन चट्टानों में होती हैं? तो आपको पहले तो परतों के बारे में पता होना चाहिए। कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है क्या कहते हैं कि ग्रेनाइट जो चट्टान है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो आपको आग्नेय चट्टान करना है, क्योंकि ग्रेनाइट चट्टान, तो परतें किन चट्टानों में होती हैं? क्वेश्चन पूछा है उसमें परतें किन चट्टानों में होती हैं, तो आपका अवसादी जो चट्टानें होती हैं इनमें परतें पाई जाती हैं। ठीक है, ये तलछट और क्या कहते हैं कंकड़ पत्थर नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए तलछटों के से रासायनिक और दाब क्रियाएं जो होती हैं उनके माध्यम से इन परतों का निर्माण होता है। ठीक है, और आग्नेय जो चट्टान होती हैं, आग्नेय जो परत होती हैं वो मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बनती हैं। ठीक है, रूपांतरित चट्टान जो होती हैं, अवसादी और आग्नेय चट्टानों का रासायनिक और दाब क्रिया के द्वारा रूपों में अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाना ये रूपांतरित चट्टान, जैसे कि आपका संगमरमर, क्योंकि बलुआ पत्थर जो होता है क्वार्टाजाइट बन जाता है, चूना पत्थर संगमरमर का रूप ले लेता है, तो वो हो जाते हैं आपकी कायांतरित चट्टान है। ठीक है, क्लियर हो गया? परतें किन चट्टानों में होती हैं? तो आपको ठोकना है सीधा, अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। ठीक है, अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन के मैटर में पूछा है, ठंडी पवन, गर्म पवन आपकी अधिकतर चलती हैं। तो पूर्वी जो महाद्वीपों के पूर्वी हिस्सों में जो पवन चलती हैं वो गर्म पवनें होती हैं अधिकतर, और जो पश्चिमी एरिया में चलती हैं वो अधिकतर ठंडी पवनें कहलाती हैं। ठीक है, अधिकतर ठंडी पवनें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन है? निम्नलिखित में से, जैसे कि राजस्थान में स्थानीय पवन लू कहलाती है, वैसे ही निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? तो वहाँ की जो सांता एना, ठीक है, सांता एना जो पवन है अर्थात नुकसान पहुंचाने वाली शांत एना, शांत नहीं रहती है वो, मतलब यानी कि इस हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। शांता एना मतलब शांत ना रहने वाली, नुकसान करने वाली कौन सी है? शांता एना पवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन, फिर स्थानीय पवन से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन के मैटर में, पवन से संबंधित क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन अवश्य आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रभावित होती है? ठीक है, मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रभावित होती है। तो आपकी ये बोरा जो पवन है मध्य यूरोप पर्वतीय क्षेत्र से बहती है और यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, बोरा पवन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? ठंडी स्थानीय पवन नहीं है, तो आप बताइए। ठंडी स्थानीय पवन नहीं है तो आपकी जूरन जो है, एक जूरन ठंडी स्थानीय पवन है, बुरान भी ठंडी स्थानीय पवन है, पापाग्यो भी आपकी ठंडी स्थानीय पवन है, एक जोंडा जो पवन है आपकी स्थानीय पवन, ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। ठीक है, कौन सी है आपकी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? क्वेश्चन पूछा है नहीं है तो आपको जोंडा करना है, इसमें जोंडा पवन स्थानीय पवन, ठंडी पवन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? अब इसमें आपको
ठंडी स्थानीय पवन के नहीं है पूछा है उसमें, और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है। तो आपकी जो फ्राइजेम, ये सारी जो खमसिन, ये गर्म है। खमसिन यानी इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे खमसिन मतलब खुजलियाँ, गर्मियों में खमोरी, खम टाइप की, खुजली टाइप की हो जाती हैं। और क्या कहते हैं, ये जो रक्त वर्षा करती है सिराको, ठीक है, सिराको हरमट्टान को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये गर्म पवन है, ये भी गर्म पवन है। हरमट्टान इसको डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। सिराको ये भी गर्म पवन है, ठीक है, इटली में बहने वाली। और ये क्या करती है, रक्त वर्षा करती है, ठीक है। तो फ्राइजेम एक ठंडी स्थानीय पवन है, ठीक है, क्लियर। आपकी फ्राइजेम कैसी है, ठंडी स्थानीय पवन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है। तो ये तो आपको रटा ही पड़ा होगा, मैंने अभी अभी तो ये बता दिया आपको। तो आपकी ये चिनूक कहलाती है। चिनूक पवन क्या कहलाती है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को। तो मैंने अधिकतर बताया है कि आपके पूर्वी ढालों पर कैसी हवा होती है, तो गर्मी हवा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांता एना किस क्षेत्र की स्थानीय पवन है। सांता एना, तो सांता एना जो है ये आपकी कैलिफोर्निया, ठीक है। सांता एना क्या है, आपकी कैलिफोर्निया, जो कि फलों के लिए बहुत नुकसानदायक है, फलों के लिए, ठीक है, फलों की खेती के लिए बहुत नुकसान, फलों के मतलब जो फलों की खेती के लिए कैलिफोर्निया में सांता एना एक स्थानीय पवन है और ये बहुत नुकसान करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण क्या है। तो वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा समुद्रों के किनारे कोहरा, सुबह सुबह जब आप देखते हो सुबह शाम तो कोहरे का सब वो रहता है। तो किस कारण से वो कोहरा बनता है, ठीक है। तो वह अभिवहन की क्रिया के माध्यम से, ठीक है, अभिवहन की क्रिया के कारण वो कोहरा बनता है। किस क्रिया के कारण, अभिवहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कौन सी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर से संबंधित है। तो अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन सी है। तो आपकी अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है वो कैलिफोर्निया की जलधारा है। और कैलिफोर्निया घाटी में की वहाँ की स्थानीय पवन का नाम क्या है, सांता एना, जो फलों की दृष्टि से भी कैसी है, घातक है, ठीक है, खतरनाक है, ठीक है। और क्या कहते हैं, चिनूक है जो आपकी, खमसिन है, ये सभी गर्म जलधारा हैं। लेब्राडोर की धारा, और क्या कहते हैं आपकी, और लेब्राडोर की जलधारा है जो ये ठंडी जलधाराओं की श्रेणी में आती हैं। इसलिए जलधारा पवनें ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना इनको जरूरी है। अटलांटिक महासागर से संबंधित है, तो कैलिफोर्निया की जो धारा है वो अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है, ठीक है। एल नीनो जो एक चक्रवात होता है, किस महासागरीय जलधारा का, तो वो हम्बोल्ट की जो जलधारा है वो एल नीनो चक्रवात से संबंधित है, ठीक है। एल नीनो चक्रवात जो होता है ये गर्मियों के मतलब गर्म मौसम में एक गर्म शुष्क चक्रवात है, ठीक है। ये हम्बोल्ट की जलधारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस द्वीप के द्वारा अगोलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। अगोलहास की जलधारा, तो आपके आइसलैंड जो द्वीप है उसके कारण अगोलहास की जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। अगोलहास की जलधारा को दो भागों में विभक्त करने वाला आइसलैंड द्वीप, ठीक है, क्लियर है। आइसलैंड द्वीप जो है अगोलहास की जलधारा को, अगोलहास आइसलैंड, इस अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आइसलैंड अगुलहास, आइसलैंड अगुलहास, ठीक है। नेम थोड़ा नेमों का उच्चारण और वर्ड भी सेम सेम है, तो इससे आपको याद रह जाए तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। अब आपसे धारा के मैटर में पूछा है तो कौन सी ऐसी जो है जो ठंडी जलधारा है, तो आपकी गल्फ स्ट्रीम, रेनेल और क्यूरेसो आपकी ठंडी जलधारा है। तो आपकी ये सारी जलधाराएं जो है, क्यूरेसो की जलधारा है ये गर्म जलधारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म जलधारा में आती है, रेनेल गर्म जलधारा है, ठीक है। तो ठंडी जलधारा है आपकी लेब्राडोर की धारा, ठीक है। तो लेब्राडोर की धारा जो है आपकी ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो
तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाने वाला महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप गलत नहीं करके आना है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप होता है यूरोप महाद्वीप। महाद्वीपों का महाद्वीप तो आपको एशिया करना है, ठीक है। एशिया महाद्वीप क्या है? महाद्वीपों का महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप प्रमुखता रखता है आपका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल, ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप अपना स्थान रखता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अब 3 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रायद्वीपीय महाद्वीपों का महाद्वीप यूरोप महाद्वीप करना है, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप करना है, द्वीपीय महाद्वीप तो द्वीपीय महाद्वीप यानी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ महाद्वीप है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से ये आपके 6ठे नंबर पर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। वही क्वेश्चन उठाया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में पहला और दूसरा स्थान एशिया और अफ्रीका ने ले रखा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है सामान्यतः? तो प्रति चक्रवात की आकृति हमेशा गोलाकार होती है, ठीक है। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोअस का पठार है। लोअस का पठार कैसा है? किसके द्वारा निर्मित है ये? तो लोअस का पठार है आपका पवनकृत, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये चीन में, ठीक है। लोअस का पठार कहाँ है? चीन में, ठीक है, चीन में है ये पठार। लोअस का पठार कहाँ है? चीन में है और ये पवनकृत पठार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, विश्व की कुल जनसंख्या पूछिए, ना कि देश की पूछिए। इसमें कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो आपका 90% जो है हिस्सा मैदानों में निवास करता है, ठीक है। 90% जो है हिस्सा जनसंख्या का 90% मैदानों में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रैकेंस पर्वत है। ड्रैकेंस पर्वत कहाँ पर है? तो आपका ड्रैकेंस पर्वत दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में ड्रैकेंस पर्वत है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में आपका ड्रैकेंस पर्वत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में लोअस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो लोअस के मैदान किस देश में नहीं पाए जाते हैं? तो आपका देश है वो कंबोडिया, कंबोडिया देश है, ठीक है। कंबोडिया में लोअस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। और लोअस का जो पठार है यह वहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर? चीन में पाया जाता है। यूक्रेन न्यूजीलैंड में लोअस के मैदान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल, स्थल मंडल के टोटल क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये 33% है। और पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है 29 पॉइंट के लगभग आता है। और पठार जो है 27.7 के लगभग आता है। तो इसमें क्वेश्चन आपको 33% ऑप्शन दिया हुआ है, ये मेरे अकॉर्डिंग गलत भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल को पूछा, पूरा स्थल मंडल पूछा, यानी कि महाद्वीपों के मैटर का क्वेश्चन उठाया है कि कितने प्रतिशत भाग पर पठार का प्रतिशत है? तो आपको 33% करना है, ठीक है। अगर इंडिया देश के मैटर में पूछता है, देश भारत देश की बात करता है, तो देश हमारे भारत देश के 27.7% भाग पर पठार हैं, ठीक है, पठार हैं, ठीक है। 27.7% भाग पर पठार है हमारे देश के। और ये स्थल मंडल के कुल टोटल पूरे विश्व के स्थल मंडल की बात कर रहा है
विश्व के स्थलमंडल की, पूरे विश्व के कुल स्थलमंडल की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो आपको उस अकॉर्डिंग इसको याद रखना है। तो इसमें टोटल आता है आपका 33%। जैसे कि हमारे भारत देश में वनों का प्रतिशत तो 30% वन होने चाहिए, उसी हिसाब से। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों रिक्वेस्ट है मेरी, अगर मुझे कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगे तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।